सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते, प्रणाम, हरिओम। मैं डॉक्टर प्रदीप योगी आज एक बहुत ख़ास विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं, जो बहुत लोगों की एक्चुअली रिक्वेस्ट आई थी, डिमांड आई थी कि आप जो एक कॉमन बीमारी है थायराइड, जिसको चुल्ली का या आउटू ग्रंथि भी कहा जाता है, उस पे चर्चा करना और उसके बारे में बताना, उसके बारे में जागरूक होना लोगों का बहुत आवश्यक है। कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि आज के समाज में हमारे जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जो जीने का तरीका है, वो काफ़ी बदल गया है। बदल गया इस सेंस में है, इसको अच्छा भी कह सकते हैं, बुरा भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि हम अवेयर नहीं हैं और अपने लाइफ स्टाइल के प्रति, अपने जीवन के प्रति, तो हमको ये नुकसान भी कर सकता है। और यदि हम सजगता के साथ, कंप्लीट सजगता के साथ अपना जीवन जीते हैं, तो ये बहुत लाभकारी भी होता है। ठीक है, तो यहाँ ये बात है कि जो थायराइड की बीमारी है बहुत कॉमन हो गई है। इतनी कॉमन हो गई है कि हर तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति आपको थायराइड की गोली लेते मिल जाएगा। महिलाओं में बहुत होता है, मोटापा बढ़ने लगता है। कई लोग कुछ खाते भी नहीं हैं, फिर भी मोटापा बढ़ जाता है। उनको पानी से भी मोटापा बढ़ने लगता है। वो ऐसे बोलते हैं कि हम तो पानी पीते हैं तब भी हमारा मोटापा बढ़ जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको जैसे कह सकते हैं कि थायराइड की जो मंदता होती है, एक थायराइड की तीव्रता होती है, हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड। तो इन दोनों में आप देखेंगे कि एक खाता रहता है उसका वजन नहीं बढ़ता, और एक कुछ भी नहीं खाता, पानी भी पी लेता है, तो उसको लगता है कि उसका वजन बढ़ रहा है। और ये ग्रंथि बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथि है, जो हमारे गर्दन के दोनों तरफ पाई जाती है, श्वास नली के दोनों तरफ लगी होती है। थायराइड होती है और उसके छोटे छोटे पॉइंट होते हैं 4, वो पैराथायराइड होते हैं। ये थायराइड ग्रंथि क्या करती है कि ये हमारे जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, चयापचय की क्रिया जो है, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जैसे एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कि ये जो ऊर्जा हमको मिलती है या ऊर्जा पदार्थ जो मिलते हैं हमको, उनका संचय करती है, संग्रहण करती है, और उससे ऊतकों का निर्माण, शरीर का बढ़ना, वृद्धि करना, इस तरह की क्रियाएं इसका काम होता है। दूसरा कैटाबॉलिज्म होता है, जो ये कह सकते हैं कि ये ऊर्जा का क्षय करती है, ह्रास करती है और टिश्यूज को तोड़ती है। वो टिश्यू को जोड़ती है, टिश्यू को तोड़ती है, ऊतकों का ह्रास करती है। तो इस तरह से ये दोनों क्रियाएं को मिला के हम कह सकते हैं चयापचय। चयापचय का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म। यदि आजकल ये बहुत शब्द आपको जिम में और हेल्थ वाले सिस्टम में देखने को मिलेगा कि मेटाबॉलिज्म सही नहीं है। तो मेटाबॉलिज्म सही होने का मतलब है कि आपकी थायराइड यदि सही है, थायराइड ग्रंथि सही है, तो आप जो खाएंगे उसका संपूर्णता से प्रयोग होगा। अच्छी चीज़ों का प्रयोग कर लेती है बॉडी, जो शरीर के लिए आवश्यक होता है, और जो शरीर के लिए आवश्यक नहीं होता वो निकाल देती है, वो ख़त्म कर देती है, वो बाहर उत्सर्जित कर देती है। तो ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमारा एनाबॉलिज्म भी सही होना चाहिए और कैटाबॉलिज्म भी सही होना चाहिए, तभी हमारा मेटाबॉलिज्म सही हो पाएगा। अब इसके लिए, क्योंकि ये जो हमारी थायराइड ग्रंथि है, जो हमारे गले पर पाई जाती है, इसका मेन रोल क्या होता है? इसको कंट्रोल करती है हमारी मस्तिष्क के अंदर जो पाई जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब जितने भी अंतःस्रावी हमारे जो एंडोक्राइन सिस्टम हैं, इन सब में बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे शरीर की भावनात्मक और शारीरिक जितनी भी हमारी संवेदनाएं होती हैं या हमारी क्रियाशीलता होती है, वो सबको कंट्रोल करती हैं सारी चीज़ें। और थायराइड तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि थायराइड ग्रंथि जो है वो पूरे शरीर में बाकी जो स्रावित होती हैं चीज़ों को, उनको वो पूरा शरीर को कंट्रोल करने का काम करती है।
तो पिट्यूटरी से इसको आदेश मिलता है और फिर ये अपना काम करती है। यदि सही स्वस्थ व्यक्ति इस चीज़ को करे, मतलब इस चीज़ में यदि वो स्वस्थ रहता है और ये कोई समस्या नहीं होती, तो उसका शरीर और स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। तो स्वस्थ व्यक्ति में क्या होता है कि चयापचय की जो क्रिया होती है, भावनात्मक क्रियाएं होती है वो, और शारीरिक क्रियाएं होती है वो स्वतः ही कंट्रोल्ड वे में चलती रहती हैं। अब चाहे हमारी जितने भी एंडोक्राइन सिस्टम है, हमको सभी को ठीक करना चाहिए। हमारा सभी का उद्देश्य होना चाहिए कि हम इनको सबको ठीक करें, और जो स्रावित होता है अंग वो और अच्छे से काम करें, जो हमारे बॉडी के पार्ट होते हैं। तो हमारा मोटापा नहीं बढ़ेगा, हमारे मतलब, और कई लोगों को क्योंकि यहाँ पे ये आयोडीन की कमी भी कई लोगों में पाई जाती है, जिससे गलकंड नाम का एक रोग हो जाता है। स्पेशली पहाड़ों में बहुत होता है, क्योंकि वहाँ एक लवण की मात्रा वहाँ कम होती है और सब्जियों में भी कम पाई जाती है, क्योंकि बारिश की वजह से बह के वो निकल जाती है। तो हमारे अंदर आयोडीन की कमी न रहे, जो हमको फलों से, सब्जियों से और समुद्री नमक से, इनसे मिल जाती है। अब तो समुद्री नमक थोड़ा, हालांकि थोड़ा मना किया जाता है खाने के लिए, क्योंकि बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो लेकिन फिर भी कई चीज़ों में पाया जाता है, तो वो इसको सपोर्ट करता है, हमारे इस सिस्टम को सपोर्ट करता है। और जहाँ तक हम इस वीडियो को हम बात कर रहे हैं कि इस वीडियो में 2 पार्ट रहेंगे। एक तो यही कि समझाने वाली बात, दूसरा ये कि उसको करके दिखाने वाली बात। तो समझाने वाली बात यह है कि जब योग में हम इसकी बात करते हैं तो इसको हम विशुद्धि चक्र बोलते हैं। विशुद्धि चक्र मतलब थ्रोट चक्र तो इंग्लिश में बोला जाता है, लेकिन जब हम हिंदी में इसकी बात करते हैं तो इसको विशुद्धि चक्र बोलते हैं। विष की शुद्धि करना, इसका मतलब ये है, अर्थात ये जो ग्रंथि है, हम जो खाते पीते हैं, हम जो हमारे बॉडी के श्रावित चीज़ें होती हैं, उनको ये विष जैसी चीज़ों को शुद्ध करके अमृत का, कह सकते हैं कि अमृत में बदल देती है। ये हमारा विशुद्धि चक्र का काम है। तो इसलिए जो इसका मतलब है कि जो मेटाबॉलिज्म है वो क्रिया, वो प्योरिफिकेशन की क्रिया है। मेटाबॉलिज्म प्योरिफिकेशन की एक क्रिया हो जाती है। तो विशुद्धि चक्र को संतुलित जो करता है वो थायराइड को संतुलित हो जाती है। यदि विशुद्धि चक्र कोई संतुलित कर लेगा तो समझो उसका थायराइड भी संतुलित हो जाएगा, और जो हमारा अंतस्रावी तंत्र है वो स्वस्थ होने लगता है। और स्वस्थ जब हो जाएगा तो हम यदि योग की बात करें तो योग में उच्चतर अनुभूतियों का जो आभास यदि हो तो वो तभी हो पाता है जब हमारा ये अंतस्रावी तंत्र, मतलब एंडोक्राइन सिस्टम, सारा एंडोक्राइन सिस्टम, चाहे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड हो, पीनियल ग्लैंड हो, या आपका थायराइड ग्लैंड हो, पैराथायराइड ग्लैंड हो, थाइमस ग्लैंड हो, या एड्रिनल ग्लैंड हो, या पैनक्रियाज हो, या यौन ग्रंथियाँ हो, ये सब हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। यदि ये स्वस्थ रहता है तो हम उच्चतर एंड उच्चतर एंड उच्चतर अनुभूतियाँ ले सकते हैं योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से। अब इसको स्वस्थ कैसे करें? इसको स्वस्थ करने के यही तरीके हैं कि योग में ये जो डॉक्टर्स हैं, जो ये तो सब अभी आए हैं, साइंस ये भी बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे जो ऋषि मुनियों ने, योगियों ने इसको बहुत पहले ही खोज लिया था, इस सिस्टम को, पूरे सिस्टम को। और हर सिस्टम के लिए योग के कुछ आसन बताए हैं, हर सिस्टम के लिए योग के कुछ प्राणायाम बताए हैं, हर सिस्टम के लिए योग के कुछ बंध वगैरह बताए हैं। तो ये सारा आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि क्या क्या करना चाहिए। लेकिन जो भी यहाँ मैं आसन बताऊँगा, जो भी यहाँ आपको ये कार्य बताएंगे या क्या करना है, वो किसी प्रशिक्षित जो अच्छे योग शिक्षक हैं उनसे सीख के कर सकते हैं। और हमारे तो प्रोग्राम चलते ही हैं, थायराइड के लिए चलते हैं, डायबिटीज़ के लिए चलते हैं, और बाकी हार्ट के लिए, बीपी के लिए, बड़े जो आजकल ऐसी बीमारियां हैं, साइकोसोमेटिक बीमारी चल रही हैं, उनके हमारे अलग अलग प्रोग्राम चलते हैं और योगा कोर्स चलते हैं। तो वहाँ पे भी आप आके सीख सकते हैं। दिल्ली में सेंटर है, मुंबई में अभी शुरू होने जा रहा है। तो ये आप इसको करेंगे। तो यहाँ जो आसन करने हैं, जो महत्वपूर्ण आसन हैं, एक होता है सर्वांग आसन, जो थायराइड के लिए रामबाण इसको कह सकते हैं। सर्वांग आसन, अब इसमें हमको ध्यान भी रखना पड़ेगा।
हमको ये विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको अपना ओवरऑल हेल्थ भी देखनी पड़ेगी। हमको पूरा स्वास्थ्य का एक सिस्टम देखना पड़ेगा कि हमारा बीपी तो नहीं बढ़ा हुआ है, हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हमारा कि सारा, तो उसके हिसाब से फिर निर्णय लेते हैं योग शिक्षक, योग प्रशिक्षक कि आपको किस तरह से और किस समय पे कैसे ये कराए जाएं आसन। तो इन सभी आसनों को डायरेक्ट ना करके पहले अपने स्वास्थ्य को चेक करें, अपनी हेल्थ को चेक करें, फिर सलाह लें योग प्रशिक्षक से, उसके बाद ही ये आसनों को आप करें। और यदि इन आसनों को आप करते हैं तो अगर 6 महीने भी करते हैं, वैसे तो नॉर्मली डॉक्टर्स ये दवाई चलती रहती है और आपकी बढ़ती चली जाती है और ठीक नहीं होता, और जीवन भर दवाई देने की बात की जाती है ये थायराइड में। लेकिन यहाँ थायराइड को एकदम कंट्रोल वे में आप कर सकते हैं। आपका मोटापा बढ़ रहा होगा तो वो कंट्रोल हो जाएगा, और कम हो रहा होगा, यदि वजन कम हो रहा होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। मतलब बैलेंस, संतुलित कर देता है। यदि थायराइड सही रहता है, पैराथायराइड सही रहता है, तो ये सब आपको संतुलित कर देता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको छोटे मोटे आसन करने हैं, छोटे मोटे आसन का मतलब जैसे एक पवन मुक्तासन सीरीज नाम से एक सीरीज है जो मेरे YouTube चैनल पे भी आपको मिल जाएगी। डॉक्टर प्रदीप योगी या योगाचार्य डॉक्टर प्रदीप योगी नाम से एक चैनल है, उसमें आपको इस सीरीज का पूरा वो मिल जाएगा। 3 सीरीज हैं ये, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और इन सीरीज को सबसे पहले आप धीरे धीरे करना शुरू करें, और इनमें फोकस रहे कि आप वो सीरीज में भी वो आसन जरूर करें जो नेक से संबंधित हो, गले से संबंधित हो, जिसमें गले पे प्रभाव पड़ रहा हो, या पीछे झुकने वाले जितने भी आसन होते हैं उस सीरीज में उनको ज़्यादा करें। ठीक है, बाकी तो बॉडी की मूवमेंट तो आपको करनी है। जब आपकी बॉडी को इस तरह की मूवमेंट मिलनी शुरू हो जाएगी तो फिर धीरे धीरे आपके अन्य आसन भी धीरे धीरे लगने शुरू हो जाएंगे। वो एक प्रक्रिया होती है, एक समझ होती है कि किस तरह से योग प्रशिक्षक आपको कराते हैं। इसके साथ जब सर्वांग आसन करेंगे तो सर्वांग आसन से अपने आप ही उज्जाई प्राणायाम होने लगता है, क्योंकि यहाँ गले पे दबाव पड़ता है और इस पूरी थायराइड ग्रंथि को प्रेशर मिलता है, इसकी मसाज होती है, मालिश होती है। इसकी मालिश होने की वजह से ये पूरा जो इसका सिस्टम है वो मस्तिष्क तक इसके संकेत जाते हैं और इसको एक्टिवेट कर देते हैं। सर्वांग आसन इतना महत्वपूर्ण आसन है। ठीक है, और ये आसन जब आप करें तो इस पे ये ध्यान रखें कि इसमें आप श्वास पे बहुत ध्यान रखें। यदि श्वास पे सजगता हो जाती है इस आसन को करते हुए, और आप बिल्कुल आसानी से इसको धीरे से आराम से करें और करके श्वास पे यदि ध्यान देते रहेंगे, तो समझिए कि ये आसन से आपका और श्वास पे ध्यान, सजगता से इस आसन का सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसके बाद इसी आसन के आधार पर जब आप ये आसन कर लें तो इस आसन के तुरंत बाद आपको मत्स्य आसन करना है, वो लेट के पीछे मुड़ के, क्योंकि आपका ये गर्दन मुड़ जाती है आगे की तरफ ऐसे होती है, तो फिर आपको फिर ये गर्दन को पीछे, ये मत्स्य आसन आप मिल जाएगा उसमें YouTube चैनल में भी हमारे। लेकिन इसका मैं आपको दूसरा वीडियो बना के दूंगा जिसमें सिर्फ आसन आपको समझाए जाएंगे, तो आसनों का वीडियो अलग रहेगा, लेकिन यहाँ सिर्फ मैं आपको नाम बता रहा हूँ ताकि आप इसको समझ जाए। और यदि आपके आसपास कोई योग शिक्षक हैं या हमसे भी ऑनलाइन भी आप कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में इतना ज़्यादा फ़ायदा तो होता नहीं है, क्योंकि हम आपकी बॉडी को कम्प्लीटली देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, लेकिन फिर भी छोटे मोटे चीज़ें आप कर सकते हैं। अन्यथा आप सीख के और उसके बाद ये आसन करना शुरू कर दीजिए, तो थायराइड स्वतः ही थायराइड का अंत हो जाएगा। थायराइड जो बीमारी है उसका अंत हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल थायराइड रहेगी, आपका एकदम स्वस्थ थायराइड सिस्टम रहेगा। इसके बाद मत्स्यासन करें और इसी में आप कुछ और अन्य आसन भी कर सकते हैं, जैसे हलासन में इसी में चले जाएं पीछे पैर करके, तो और अच्छा फ़ायदा लगेगा। हलासन को भी करें। हलासन के साथ साथ जब हलासन कर रहे हो तो पाशिनी मुद्रा एक मुद्रा होती है, या कर्ण पीड़ा आसन उसको कहते हैं, तो वो भी आप उसको भी करें। उसके करने के साथ साथ आप पद्मासन लगा लें, और पद्मासन लगा के भी आप सर्वांगासन कर सकते हैं। तो इन सब आसनों से आपको पूरा गले पे, पूरे जो थायराइड सिस्टम पे, एंडोक्राइन सिस्टम पे भी आपका फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ब्लड का फ्लो जब ऊपर की तरफ जाता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड भी और पीनियल ग्लैंड भी, थायराइड ग्लैंड भी, और यहाँ तक कि जो आपकी सारी ग्लैंड्स नरिश हो जाती हैं, उनको स्वास्थ्य
मिलता है, स्वस्थ हो जाती हैं वो सारी की सारी। इसके अलावा जो ये नहीं कर सकते थोड़ा बहुत, जैसे शुरुआत में नहीं कर, तो विपरीत करनी एक मुद्रा होती है। विपरीत करनी भी वो पैरों को ऊपर करके कराई जाती है, उसका भी हमने 1-2 वीडियो डाले हुए हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो लेकिन इसका मैं वीडियो पूरा कंप्लीटली थायराइड के लिए, स्पेशल थायराइड के लिए अलग से बनाऊंगा कि ये आपके ये आसन है और ये ऐसे किया जाएगा, ठीक है। तो अभी समझ लीजिए, क्योंकि नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। पहले समझ लेंगे और फिर किसी के द्वारा भी आप सीख के कर सकते हैं। तो विपरीत करनी मुद्रा हो जाएगी। तो विपरीत करनी मुद्रा से आपको क्या रहेगा कि वो इतना ज़्यादा लाभ तो मिलता नहीं है विपरीत करने का थायराइड में, लेकिन फिर भी बहुत लाभ मिलता है। मतलब यदि नहीं कर रहे हैं कुछ और विपरीत करनी मुद्रा कर रहे हैं तो उसका लाभ तो मिलना ही मिलना है, ये तो निश्चित है। लेकिन ऐसा नहीं कि सर्वांग आसन जितना लाभ मिल जाएगा या हलासन जितना लाभ मिल जाएगा या इस तरह के जो वो लाभ मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी बहुत लाभ मिलेगा विपरीत करनी मुद्रा में भी। और जो भोजन में है वो आप आयोडीन जरूर जोड़ते जाइए। रिसर्च कीजिए कि किन किन पदार्थों में आयोडीन मिलता है, ठीक है। तो वो आयोडीन वाले पदार्थों को आप लेना शुरू कीजिए और उनको अभी नहीं चेक भी करा लीजिए कि आयोडीन की कमी है नहीं है। यदि कमी है तो कराइए। अगर जांच में नहीं आता आयोडीन की कमी तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है, फिर नॉर्मल आप जो भोजन कर रहे हैं वो ही आपके भोजन में शामिल रहेंगी चीज़ें। इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। और सूर्य नमस्कार जब आप करेंगे तो जितने भी ऐसे आसन हैं, सूर्य नमस्कार के पूरा प्रोसेस यदि आप सांस को साथ जोड़ के करेंगे, श्वास के साथ जोड़ के करेंगे तो आपको अत्यंत लाभ होगा। क्योंकि हर सूर्य नमस्कार में इनहेल एक्सेल ये हर आसन में बताया जाता है कि इनहेल करेंगे तो हस्तोत्थानासन करेंगे, एक्सेल करेंगे तो पादहस्तासन करेंगे, ठीक है। इस तरह से अश्वसंचालन करेंगे तो इनहेल करके करेंगे, या पर्वतासन करेंगे या दंडासन करेंगे तो एक्सेल करके करेंगे। फिर अष्टांग नमस्कार करेंगे तो उसमें इनहेल एक्सेल और रिटेन योर ब्रेथ इस तरह की बात बताई जाती है। तो हर आसन में सांस को जरूर जोड़ा जाता है, श्वास को जरूर जोड़ा। तो जितने भी आसन आप करें, चाहे वो सर्वांगासन करें, मत्स्यासन करें, हलासन करें, पद्म सर्वांगासन करें या पाशनी मुद्रा करें, कर्णपीड़ा आसन करें या सूर्य नमस्कार करें, इन सब आसन में आपको श्वास के साथ, सजगता के साथ, अवेयरनेस के साथ करना है। योग मुद्रा आसन बहुत लाभकारी आपके लिए रहेगा। सुप्त वज्र आसन भी आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। योग मुद्रा आसन बस ऐसे ही पद्मासन में लगाएं या ऐसे ही सिंपल बैठ के आप आगे झुकेंगे तो माथा नीचे टिकाएंगे। ये आसन सारे मैं आपको बता दूंगा। पीछे झुकने वाले जितने भी आसन कर सकते हैं वो करें। कंधरासन करें, ठीक है, ब्रिज पोज करें। तो जो भी इन पे फ़र्क पड़ने वाले चीज़ें हैं, ऐसे करने वाले चीज़ें हैं, उन पे आपको थोड़ा सा फोकस रखना है। और नेक की एक्सरसाइज तो रोज़ करनी ही करनी है। तो ये यदि आप इस तरह का एक शेड्यूल हम आपको बना के भी दे सकते हैं कि आपका शेड्यूल, यदि आप हमको मैसेज करते हैं कि हमको पूरा शेड्यूल बना के दे दीजिए सुबह का और शाम का, और क्या खाएं, क्या करें, क्या कैसे रहें और क्या हमारी जीवन शैली रहे, उसका पूरा शेड्यूल बना के दे दीजिए तो हम आपको बना के दे सकते हैं, ठीक है। और सारे प्राणायाम भी सिखा सकते हैं। प्राणायाम तो हम ऑनलाइन आराम से सिखा सकते हैं। आसनों में थोड़ी सी हम तो सिखा देंगे, लेकिन आप कितना सीख रहे हैं हमको वो हो सकता है कि कम समझ आए, लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। इसके बाद आप जब आसन कर लें, या तो आसन से पहले भी आप प्राणायाम कर सकते हैं और आसन के बाद भी कर सकते हैं। हाँ, यदि प्राणायाम आप उठते ही करना शुरू कर दें, जैसे उठेंगे, स्वच्छ होएंगे, अपना रोज काम करेंगे और उसके बाद प्राणायाम के लिए बैठ जाएं। प्राणायाम और ध्यान ये भी आपके योग के साथ साथ जो आप योग आसन करेंगे उससे यदि आप पहले भी कर लेते हैं, क्योंकि यदि सूरज निकलने से पहले आपने ये प्राणायाम कर लिए तो समझिए कि आपका और लाभ मिलेगा। मतलब यदि सूरज आने के बाद आप प्राणायाम करते हैं, सूरज दिखने के बाद, तो उससे कई गुना ज़्यादा लाभ सूरज के छिपे छिपे रहने पर आपको मिलेगा, शाम को भी। और क्योंकि जो ये प्राणायाम विषय है वो रात्रि का विषय है, ये रात्रि का समय में, मतलब जब सूरज छिपा हो तब का विषय माना जाता है, ठीक है, योग जो है बेसिकली। तो इसलिए सूरज निकलने से पहले ही हमारे सारे आसन प्राणायाम हो जाने चाहिए, ये कहा जाता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने की परंपरा बताई है, क्योंकि योग जो है वो रात्रि का विषय माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए सुबह
ब्रह्म मुहूर्त में यदि 4 बजे आप उठते हैं, 10 बजे सोते हैं और 4 बजे उठते हैं, तो 4 से 6 के बीच में 1.5 घंटा यदि आपको मिलता है बाकी काम करने के बाद, तो 6 साढ़े 6 तक भी आप आराम से 2 घंटे एक रोज़ अपनी क्रिया एक सिस्टम बना लेंगे। क्या सीक्वेंस रह सकती है, किस सीक्वेंस में करना है, ये हम आपको इसका एक पूरा शेड्यूल, एक पूरा प्रोग्राम बना के दे सकते हैं। ठीक है, तो उज्जाई प्राणायाम करना है। उज्जाई प्राणायाम में बहुत लाभ मिलता है आपको इसके लिए। और उज्जाई प्राणायाम के क्या कैसे कैसे करना, कब खेचरी लगानी है, कब कुंभक करना, किस स्टेज पे आगे बढ़ना है, उसके हिसाब से भी आपको पूरा सिस्टम ये अपनाना पड़ेगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम सीखिए, इसके साथ साथ आप भस्त्रिका प्राणायाम सीखिए। शीतली और शीतकारी प्राणायाम आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि मौसम कैसा है। सर्दी ज़्यादा होगी तो शीतली और शीतकारी प्राणायाम को की आवश्यकता नहीं होती। भस्त्रिका आप कर सकते हैं, नाड़ी शोधन कर सकते हैं, उज्जाई कर सकते हैं। इसके साथ हम बंधुक भी लगा सकते हैं, तो बंध से भी हमारा बहुत फ़ायदा होता है। जालंधर बंध हो गया, या मूल बंध हो गया, महाबंध हो गया, या महामुद्रा, महाभेद मुद्रा, इस तरह के पूरे सिस्टम को यदि आपने एक रूटीन के साथ कर लिया, तो निश्चित रूप से आपकी थायराइड की जो समस्या है वो पूर्णतः इसका अंत हो जाएगा। इसके साथ साथ आप थोड़ा शुद्धिकरण की क्रियाएं, जैसे शरीर शुद्धि, जिसको शौच बोलते हैं, तो शौच या शरीर शुद्धि की क्रिया भी कर सकते हैं। जैसे कुंजल क्रिया आप 1 वीक में 1 बार कर लीजिए, हर संडे को आप कुंजल क्रिया कीजिए, वो भी हम आपको सिखा सकते हैं। जल नेति या सूत्र नेति, ये दोनों क्रियाएं भी आपको सिखा दी जाएंगी, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आपका ये पूरा मस्तिष्क का पूरा एरिया, ये सारा चीज़ एकदम प्योरीफाई हो जाएगा। तो ऐसा कोई बीमारी जो इसके साथ साथ यही करने से ही आप करेंगे थायराइड के लिए काम, लेकिन आपके बाकी हार्ट भी, लीवर भी, किडनी भी, और इंटेस्टाइन भी, स्टमक भी, पैनक्रियाज भी, ये सब ठीक होने लगेगा। जिसको डायबिटीज़ होने वाली होगी वो भी ठीक हो जाएगी, जिसको कुछ बीपी की प्रॉब्लम होने वाली होगी वो भी ठीक हो जाएगी, वो सब ठीक। मतलब ये ऐसे कहते हैं कि एक आई सारी वाली बात हो जाती है कि एक काम करोगे और बाकी सारा निस्तारा एकदम हो जाएगा। तो ईश्वर का नाम लेके, और इसके साथ साथ आपको मेडिटेशन भी करनी है। सुबह का जो हमने बताया आपको कि उज्जाई ये प्राणायाम करें, प्राणायाम के बाद जितना प्राणायाम कर रहे हैं उसका उतना ही आप शुरुआत में उतनी ही मेडिटेशन कर लें। इसमें जपा जप भी कर सकते हैं और इस तरह की क्रियाएं कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन का भी आप करेंगे। ठीक है, तो हमारे कुछ प्रोग्राम भी चलते हैं, जैसे मेडिटेशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है, प्राणायाम टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है। एक अभी हम लॉन्च करने जा रहे हैं अभी, जो जिसमें भगवत गीता की क्लास चलेगी 1 घंटा, और एक आधा घंटा प्राणायाम और आधा घंटा मेडिटेशन। ये लेकिन हमारी फिजिकल क्लास चलेगी मयूर विहार दिल्ली में। तो यहाँ पे आपको इसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इसमें आध्यात्मिक विकास के साथ साथ आपका शारीरिक, मानसिक और पूरे मस्तिष्क का और पूरा स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी हो जाएगी विद हेल्थ। ये पूरा, और ये क्रियाएं हम सब यहाँ कराते हैं, जो जल नेति हो गई और कुंजल हो गई, संघ प्रक्षालन हो गया, इस तरह के, या सूत्र नेति हो गई, और भी जैसे कपाल भाती, और इसके साथ साथ आपका बस्ती भी कभी कभी कराते हैं, त्राटक कराते हैं। तो इनसे आपकी बॉडी की प्योरिफिकेशन होती है, स्वस्थ शरीर रहता है, आपको भूख अच्छी लगती है, आपका मेटाबॉलिज्म सही हो जाता है, आपके सारा एंडोक्राइन सिस्टम वो सब स्वस्थ तरीके से काम करने लगता है, वो सब नरिश हो जाता है, वो सेहतमंद हो जाता है, और आप लंबी आयु को प्राप्त होते हैं। और लंबी आयु भी स्वस्थ आयु, जिसमें आप सब कुछ खा सकते हैं, पी सकते हैं, जो भी सात्विक और शुद्ध चीज़ें हैं उनका आनंद ले सकते हैं। अदरवाइज सब छूट जाता है। आप देखिए, छोटी सी बीमारी होती है और मनुष्य परेशान हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए। आप हो सके तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और आगे बढ़ाएं अगर आपका मन करता है तो। ठीक है, अदरवाइज अच्छी चीज़ें आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। और अभी हमारी भगवत गीता की क्लासेज भी उसमें हम डाल रहे हैं, तो आप उसमें वीडियो देख सकते हैं, और आसनों के वीडियो हैं उनको भी देख के आप कर सकते हैं। तो हमारा मकसद है, हमारा उद्देश्य है आपको पूर्णतः स्वस्थ करना। और ये थायराइड के जो आसन हैं इसका वीडियो, सिर्फ आसन का वीडियो मैं अलग से बनाने जा रहा हूँ, तो वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको सारे आसनों को सीखना पड़ेगा पहले,
और तभी आप करें अपने स्वास्थ्य के अनुसार, अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार। इसमें कंपटीशन नहीं करना है, जितना बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी है उतना धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, स्लोली आगे चलेंगे, तो फिर आपकी जो गाड़ी है पटरी पे दौड़ने लगेगी और फिर आपसे दवाई आपसे बहुत दूर चली जाएंगी, दूर ही चली जाएंगी, एकदम भाग जाएंगी आपके पास से, दवाई कोई रहेगी नहीं आपके पास। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, प्रणाम, हरि ओम।